जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद बदरुज्जमा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट केवंझर उड़ीसा से युवक नेता। आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस फिर से हर जगह पर दिखाई देने लगा, फिर से रिटर्न आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उड़ीसा वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछले कोरोना वायरस में जिस तरह से सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे थे, अपने आप को दूरी बना कर रख रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ उस तरह से फिर से आप लोग अपने आप को संयम बरते और इसको सोशल डिस्टेंस रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं कहीं भी जाएं मास्क पहन कर जाएं और इस चीज़ को ध्यान दें। दूसरी चीज़, मैं चंपुआ में और बड़बिल में कुछ लोगों से मैं वार्तालाप किया, मैंने पूछताछ की, पब्लिक से मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, कैसा हाल चाल है। तो लोगों ने बहुत दुख भरी कहानी सुनाई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ की बात यह है कि कुछ लोगों को मैंने रास्ते में बाइक को ऐसे ही रास्ते में उतर के पैदल चलते हुए देखा, बाइक लेके जा रहे हैं। बोले भाई क्या बात है? कहने लगे लोगों ने 100 रुपये का पेट्रोल डाला था, यहाँ पे ख़त्म हो गया। कुछ लोगों का कहने का मतलब है कि पैसा नहीं इसलिए पेट्रोल नहीं डाल पा रहे हैं। और कुछ लोग तो मैंने पूछा भाई आपका क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा कि बहुत पोजीशन ख़राब है, मार्केट में लोग नहीं आ रहे हैं, बिजनेस का बहुत हालत ख़राब है। अन्यथा हमारे उड़ीसा में और जाके मैं बिलेम रखता हूँ बड़बिल चंपुआ से, तो मैं यहाँ के भी लोगों से मैंने दस्तावेज लिया, तो यहाँ के भी लोग भी बहुत दुख और तकलीफ़ में। मैंने समझा आपके सामने इस बात को शेयर करूँ। मेरे दोस्तों, मैंने आज एक बड़बिल में हमारे साथी बल्लभ राउत से मैंने बातचीत की। वो केबल लाइन के एक होनहार व्यक्ति हैं, वो केबल लाइन बिछाते हैं। उनसे मैंने वार्तालाप की, मैं उनका वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा साथ में। उसने बहुत दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो पहले हमको 100 से 200 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ता है। उसमें डालने के बाद अगर मैं काम पे गया, अगर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो 200 रुपया माइनस है मेरे लिए, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके नहीं आ पाता, नहीं हमारे खाने का कोई सामान आ पाता है। हमारे घर में खाने के लिए दाल चावल और अन्यथा आटा के लिए कुछ भी नहीं होता, बच्चों का फीस भरने के लिए कुछ पैसे नहीं होते। मैं बहुत तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये दिन सभी के साथ में, अन्यथा छोटे तबके को, मिडिल तबके को, कोई भी हो, सभी के साथ में ये अभी हाल चाल है, ये देश के हालात है, आपको मालूम है। दूसरी चीज़, अभी उत्तर प्रदेश उन्नाव में 3 बेटियों, दलित बेटियों के साथ में रेप किया गया और तीनों को बांध दिया गया और उनको फेंक दिया गया। पता यह चला कि दो ने वहाँ पे दम तोड़ दिए थे, एक को कुछ नाजुक हालात थी, उनको मेडिकल में भर्ती करा गया। फिर कुछ दिन पहले फिर मैंने न्यूज़ सुना कि कुछ बीजेपी के नेता ने एक लड़की को उठाया गया रास्ते से, उनको ले आकर के उनको रेप किया गया और उनको नशे की इंजेक्शन दे करके रेप किए। जब देखे उनका पोजीशन ठीक नहीं तो उनके घर के सामने फिर से फेंक कर चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं कब तक चिल्लाता रहूँगा, ये मैं कब तक आपके सामने इस वीडियो को बना बना के शेयर करते रहूँगा? आप कब जागोगे? क्या तुम्हारी बहनें नहीं हैं? क्या तुम्हारे माँ और बहन नहीं हैं? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तवासियों, क्या आपके बहन के साथ में जब ये बलात्कार होगा तब जाके आप जागोगे? क्या अपनी माँ और बहनों के साथ में तार तार किया जाएगा तब आप जागोगे? अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कब तक आप ऐसे इस तरह से सोए रहोगे? आज पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम देखिए। अगर पेट्रोल और डीजल का, गैस का दाम बढ़ने से मैं मानता हूं अगर वही हद तक रहती तो एक बात थी, आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लेकर के आज सरसों का तेल 150 रुपये प्लस हो गया, रिफाइंड तेल 130 से 140 रुपया हो गया, सब्जी का दाम आसमान छूरा, आलू प्याज का दाम आसमान छूरा, गरीब के प्लेट में आटा चावल दाल गेहूं सब खत्म हो चुका। उनके पास 100 रुपया है कि नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं। मेरे दोस्तों,
ये आज़ाद हिंदुस्तान, ये डेमोक्रेसी हिंदुस्तान, ये कब तक हमारे आंख से आंसू गिरते रहेंगे। मिडिल क्लास खत्म हो चुका, मजदूर दबते चले गए और किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है। किसानों को भी उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसका कारण एक ही है कि हमने जिस बीजेपी सरकार को वोट दिया था, उस बीजेपी सरकार के विश्वास में, आत्मविश्वास के साथ हमने वोट दिया था। क्योंकि 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ इसी तरह से धीरे धीरे तेजी के साथ पेट्रोल, डीजल, अन्यथा सब्जी, दाल, गेहूं का सबका दाम बढ़ रहा था। तो हमने, आपने सभी ने ये तय किया कि बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हमको कि हम आने के बाद, ये 2 आंख वाले बाबा रामदेव ने कहा था कि आपको 30 से 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 70 के 80 रुपये वाले, ये 2 आंख वाले बाबा ने हमें विश्वास दिलाया था। ये बाबा रामदेव ने हमें विश्वास दिलाया था। अन्यथा कई नेता हमारे सामने हमें विश्वास दिलाया था। स्मृति ईरानी ने, उनको आपने देखा होगा प्याज के माला पहन करके, गैस सिलेंडर उठा करके, आपको लौकी और फूलगोभी लेकर के रास्ते में बैठ गए थे, साइकिल के सवार होकर के उन्होंने जस्ट इसी तरह से, उन लोग भी इसी तरह से काम कर रहे थे। तो जिस टाइम उस टाइम मीडिया इस बात को, सच्ची बात को दिखलाई थी, तो बीजेपी सरकार सत्ते में आई। अब बड़े बड़े वादे किए हमको, हमने स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे, हम आपको 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, काला धन आ जाएगा। हमने प्राइवेट सेक्टर को हमने हर चीज़ को, इस जितने भी दाम सरकार में, कांग्रेस सरकार ने दाम बढ़ाई है, उसको हम कम तय करके हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे हमारे सामने, स्मार्ट सिटी बना देंगे, आपका बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां होंगी प्रत्येक वर्ष, वो चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो तीनों कृषि काला कानून जो आया, आने से पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी, अंबानी और उनके साथ में जो कॉर्पोरेट लोग, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग जो थे, उनके साथ में तय कर लिए थे कि हमें बड़े बड़े, आपको कोल्ड स्टोर हो, आपका गोडाउन हो, सब कुछ पहले से रेडी है। और उसके बाद काला कानून, कृषि कानून लाया गया और किसानों के ऊपर में थोपा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, किसान को तो ज़रूरत नहीं कोई कानून की, वो तो दाल सब्जी सारा गेहूँ उगाते हैं और मार्केट में जाकर तय करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मैं कलम बनाता हूँ, ये मेरी कंपनी की कलम है, ये कंपनी कलम मैंने बनाया, मैं इसका तय किया दाम 19 रुपये पीस, तो ये मार्केट में 19 रुपये मैं बेचूंगा, मेरी कंपनी है। सरकार क्यों तय करती है कि किसान जो भी दाल चावल उगाएगा हम उसको तय करेंगे? ये कौन होती है सरकार? MSP से हटा दिया गया और इतना बड़ा अभी मुश्किल करने जा रही है। तीनों का काला कानून में ये भी इसमें है कि ज़मीनें भी उनके, हमारे किसान भाइयों को चला जाएगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि हम इस काला कानून को, अड़ियल सरकार ने, हम हटेंगे नहीं पीछे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने 200 साल हमारे ऊपर में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर में शासन किया, हमारे जवानों ने शहीद हुए, हमारे कई हर तरह के लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, सभी ने अपने कुर्बानियाँ दी थी। 200 साल जब अंग्रेजों ने हुकूमत किया था, उनको मार भगाया हमने सभी ने मिल करके। तो ये सरकार, बीजेपी सरकार ठीक उसी को फॉलो कर रही है और ये सोचती है कि हम इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे। इनको ये पता नहीं है कि हमने आपको जिस तरह से कांग्रेस सरकार उतारे थे हम लोग 2013-14 में, उसी तरह से आपको जिस तरह से सत्ता में बैठाए हैं, उसी तरह से कान खींच के हम लोग कुर्सी के नीचे उतारने के लिए दम खम रखते हैं। लेकिन इसके लिए तय होना पड़ेगा। ये चंद भर मुट्ठी के लोग हमें, आपको डराते धमकाते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान हमारा देश है। यहाँ के सभी जाति धर्म मिल के आपस में रहते हैं। अब जितना भी कोशिश कर लो हिंदू मुसलमान भाग करने का, अब जितना भी कोशिश कर लो हिंदू मुसलमान का मंदिर मस्जिद का बंटवारा करने का, ये नामुमकिन नहीं हो सकता। चूँकि यहाँ के लोग समझ चुके हैं, ये गुंगी सरकार, बहरी सरकार की बातों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो सकता। चूँकि एक ही रोटी में खाने वाले, एक ही प्लेट में खाने वाले, एक ही जगह रहने वाले, यहाँ मंदिर से भी आवाज़ आती है, मस्जिद से भी आवाज आती है, चर्च से भी आवाज आती है, और हमारे गिरजा से भी आवाज आती है। यहाँ पर कोई किसी को बांटने वाला नहीं। ये चंद भर मुट्ठी के लोग सोचते हैं कि हम यहाँ हिंदुस्तान को भाग कर देंगे। ये इनकी भूल है, इनकी सोच भूल है। इनको पता नहीं है कि ये जो सरकार बैठी है, ये हमने बैठाया था, और इसी तरह कान खींच के हम सरकार को नीचे उतारने का दम भी रखते हैं। ये सोचना है बीजेपी सरकार को।
इन्होंने काला कानून जब पेश किया, काला कानून बनाने के बाद हमारे हिंदुस्तान में जब ये लॉ को लागू किया गया तो हमारे किसान भाई हमारे ठंड में बैठे, उनके वाटरफॉल किया गया, मारा गया, पीटा गया, फिर भी हमारा डटे हुए वहाँ पर हमारे किसान। और किसान भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ, हमारे जवानों को सैल्यूट करता हूँ कि वहाँ पर बैठ करके हमारे लिए, आपके लिए, इस हिंदुस्तान, इस भारत के लिए उन्होंने सबके लिए बैठा हुआ और इंतजार करेंगे काला कृषि कानून कब वापस हो और हम इसको यहाँ से अपने आप को उठ के चले जाएं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर अडानी अंबानी, जिसने हमने सरकार, बीजेपी सरकार को चलाने के लिए दिया था ये हुकूमत को, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या किया है कि अडानी अंबानी को इशारों पर चल रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था हम तो हमारे दो की सरकार है, ठीक उसी तरह से ये हम तो हमारे दो सरकार है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। चूँकि सरकार बीजेपी नहीं चला रही है, सरकार अडानी अंबानी चला रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट चला रहे हैं और उसी के पट्टू बन गए, उसी के उनके इशारे पे अमित शाह और मोदी सरकार उसी के तलवे चाट रहे हैं, वही सरकार चला रही है। इनको पता होना चाहिए ये हमारा डेमोक्रेसी देश है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता है। यहाँ दिशा दशा भटकाने की कोशिश करोगे तो जिस तरह अंग्रेजों को भगाया था हमने इस देश से, अब हमारे देश में रह करके और हम ही को अपने लूटना चाहा, हम ही को बर्बाद करना चाहा, हमारे ऊपर में अत्याचार करने की कोशिश की, तो यह दिन दूर नहीं जिस तरह से कांग्रेस सरकार को हमने 2013-14 में उतारा था, आपके उतरने का टाइम आ गया। आपको पता है कि हमारे यहाँ पंजाब में नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपल का इलेक्शन हुआ, कई जगह म्यूनसिपल का इलेक्शन हो रहा, वहाँ धीरे धीरे बीजेपी का पत्ता साफ होता जा रहा। इससे दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ भी मैं सचेत कर देना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि म्यूनसिपल का इलेक्शन में आपका ईवीएम का घोटाला ना हो, पश्चिम बंगाल में बड़ा इलेक्शन है, कहीं उसके तरफ घुसड़ना नहीं चाहते हैं। वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप विश्वास कर लें कि ईवीएम ठीक है और यहाँ पर जो म्यूनसिपल का इलेक्शन हुआ पंजाब में, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने बना ली, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाकर बंगाल में, कलकत्ता में जाकर के इस ईवीएम का खेल को बिगाड़ा जाए और फिर से वहाँ पर बीजेपी सरकार अपना रूप दिखाए। तो यहाँ भी सचेतन रहना होगा। इसीलिए मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, हर तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, काला धन वापस नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं, जो लोग एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हो गए, पकौड़ा तल रहे हैं, रास्ते में बेगारी घूम रहे हैं, किसी का नौकरी नहीं है, लोग दर बदर परेशान हैं। तो हमें और आपको जागना होगा। सिर्फ मैं चिल्लाने से, मैं बोलने से, मैं आपको फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए माध्यम के द्वारा बात को बताने से नहीं होगा। आपको भी उठना होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा और ये बता देना होगा जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था पिछवाड़ा लाल करके, उसी तरह से हम और दम हम रखते हैं। हम इसी हिंदुस्तान के अंदर में रहते हैं, हम इसी धर्म जाति में रहते। हम लोग भाग करने की कोशिश करने से हम बिगड़ने वाला नहीं है। ये चंद भर लोगों को, हमको भी और आपको भी मिल के एकताई के साथ इनको आवाज़ उठाना होगा, बुलंद करना होगा, जागना होगा मेरे दोस्तों। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, आज डीजल और पेट्रोल 100 रुपया है तो कल फिर आप आटा खाने के लिए, अगर ये काला कृषि कानून वापस नहीं होता तो फिर 100 रुपया आपको आटा खाने के लिए तैयार रहिए, अन्यथा हर चीज़ का दाम इतना बढ़ जाएगा कि गरीब लोग भूखे तड़प कर मर जाएंगे और किसान भाई अपने आप को आत्महत्या करने पर आमादा हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे और मरने पर सब आमादा हो जाएंगे। और यही सरकार चाह रही है कि जिस तरह से अंग्रेजों ने मारने मराने पे काम कर रही थी, यह सरकार भी वही चाह रही है। इसलिए सभी को जागना होगा, उठना होगा और कदम से कदम मिला करके इस देश में जो भी षड्यंत्र रच रहा है, जो चंद भर लोग उठ करके और हिंदू मुसलमान के नाम पे जो प्रोपेगेंडा करके आपस में भाग करने की कोशिश, उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा और उनको पिछवाड़ा लाल करना होगा, तभी जाके हमारा भारत फिर से आज़ाद होगा। और इसी के साथ मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।